सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। 11th क्लास चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका जुडिशरी, चूंकि फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है और बच्चों को इसका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है न्यायपालिका की हमें आवश्यकता क्यों होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों, अगर हम न्यायपालिका के बारे में जाने तो सबसे मेन बात यह है कि भारत में न्यायपालिका सरकार का तीसरा स्तंभ है। सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन रूप होते हैं। तो उसमें जो न्यायपालिका होती है वो तीसरा प्रमुख स्तंभ के रूप में आता है, जो कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो न्यायपालिका होती है वो अपने कार्यों के फलस्वरूप जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को है उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों, आपको पता ही है कि न्यायपालिका का जो मेन काम होता है वो होता है विवादों को हल करना। जब भी किसी व्यक्ति के साथ डिस्प्यूट होता है, किसी राज्य सरकार का राज्य सरकार से डिस्प्यूट होता है, किसी केंद्र सरकार का राज्य सरकार से डिस्प्यूट होता है, सभी विवादों का हल जो है न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ कानून तोड़ने वालों को सजा देने का काम जो है न्यायपालिका का होता है। आप देखते हैं जो भी व्यक्ति जो है कानून को तोड़ता है तो उसके पर मुकदमा किया जाता है और न्यायपालिका फिर उसकी सजा तय करती है और सजा प्रदान करती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें हमें न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। और क्या क्या आवश्यकता पड़ती है आइए जानते हैं। सबसे पहली बात करते हैं संविधान की व्याख्या। बच्चों, आपको पता ही है कि भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है, एक पूरा विशाल संविधान है। हर मौके पर, हर स्टेप पर जो है सबकी शक्तियां, सबके कार्य बिल्कुल निश्चित किए गए हैं। कौन क्या डिसीजन लेगा, कौन क्या कर सकता है, बिल्कुल संविधान में साफ साफ वर्णन है और सबकी स्थितियां भी स्पष्ट हो रखी हैं। पर कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों पर लोगों को संशय हो जाता है या किसी बात पे मतभेद हो जाता है। तो उस स्थिति में, उस संशय में, उस मतभेद में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है वो संविधान की व्याख्या करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कभी भी संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तो वो संवैधानिक व्याख्या जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। समय समय पर आप देखते हैं जब भी सरकारों के बीच में जो है संवैधानिक मसलों के प्रति कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो उनकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट उनकी समस्याओं का हल करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है व्याख्या करता है। सेकंड पॉइंट है संविधान का संरक्षक। बच्चों, आपको पता ही है कि भारत का एक संविधान है जो कि लोगों को उनके अधिकार प्रदान करता है, देश किस प्रकार से चलेगा उसका एक मार्ग प्रदान करता है। पर कभी कभी यह देखा जाता है कि संविधान का भी अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं को ये बात पता है कि कभी कभी ऐसा भी आएगा कि जो सरकारें होंगी वो संविधान का अतिक्रमण करेंगी, संविधानों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगी। तो ऐसी स्थिति में संविधान की रक्षा कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई न्यायपालिका को। कहने का तात्पर्य यह है कि जो न्यायपालिका होगी, जो जुडिशरी होगी, वो संविधान की रक्षा करेगी। और संविधान की रक्षा किस प्रकार से करेगी? मान लो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया गया है जो कि संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, तो ऐसे कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसके तहत जो है रद्द करने की शक्ति जो है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को दी है। यानी बच्चों, हमारी न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों को अगर उसे लगता है कि ये कानून जो है संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं या संविधान के खिलाफ है तो उसको वो रद्द भी कर सकती है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। तो ये इसमें न्यायपालिका का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है संविधान की रक्षा करने में। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की रक्षा। बच्चों, मौलिक अधिकारों की रक्षा की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भारत के संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए गए। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में जो है 6 हो गए। ये 6 के 6 मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पर कभी कभी ऐसा स्थिति देखने को मिलती है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है सरकारों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा। तो अब जब लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तो भारत के संविधान निर्माताओं ने ये जिम्मेदारी भी न्यायपालिका को दी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, चाहे वो लोगों से करे या सरकार से करे। किसी भी स्तर पर जो अगर मौलिक अधिकारों का वायलेंस होता है, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। बच्चों, आप सबको पता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, अगर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होगा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न होगी, व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है मौलिक अधिकारों का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, जरूरी है। तो उस उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है किसको दी गई है? न्यायपालिका को दी गई है। आर्टिकल 32 भी आपको पता ही है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सारे के सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मा किसको दिया गया है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अगला जो पॉइंट है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है संघीय ढांचे को बनाए रखना। बच्चों आपको बताइए कि भारत में जो है फेडरल सिस्टम है, जिसको हम संघात्मक शासन कहते हैं। हमारे यहाँ पे दो प्रकार की सरकार है, एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। दोनों अपने अपने विषयों पर कानून बनाते हैं। केंद्र सरकार जहाँ संघ सूची पे कानून बनाती है, वही राज्य सरकार जो है वो राज्य सूची पे कानून बनाती है। समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे कानून के संबंध में हो या अधिकारों के संबंध में हो। तो उस स्थिति में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। कभी कभी यहां तक देखा गया है कि केंद्र सरकार जो होती है अपनी शक्तिशाली के ताकत के कारण जो है राज्य सरकार के अधिकारों का भी अतिक्रमण करते हुए देखते हुए मिल जाएगी। तो संविधान निर्माताओं को ये बात बता दें कि राज्य सरकारों की रक्षा करने के लिए, संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए ऐसे प्रावधान जरूरी है, ऐसे उनकी रक्षा करने जरूरी है। और इसके लिए जो प्रमुख भूमिका होगी वो हमारी न्यायपालिका की होगी। कहने के तात्पर्य क्या है? जो हमारे भारत की न्यायपालिका होगी वो भारत के संघीय ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर किसी भी राज्य के साथ अहित होता है, किसी राज्य के साथ नाइंसाफी की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, या कोई विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को हल करना, राज्य सरकार की शक्तियों को बनाए रखना, राज्य सरकार के उसके अधिकारों को देना में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका की होती है। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि न्यायपालिका जो होता है वो संघीय ढांचे को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है वो न्यायपालिका का है। अगर संघीय ढांचा बना रहेगा तो केंद्र सरकार भी सही से काम करेगी और राज्य सरकार भी काम सही करेगी, और राज्य के भी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा। तो ये जो कार्य थे ये न्यायपालिका के द्वारा जो है किए जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इन सभी कार्यों के लिए जो है हमें न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जाना कि न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। न्यायपालिका बच्चों लोगों के अधिकारों के, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। और लास्ट में न्यायपालिका हमारे फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय ढांचा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, अपने पेपर में अच्छे नंबर ला सकें। और अगर आपको वीडियो लगातार अच्छी लगती जा रही है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।